औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर। और इस चैप्टर के अंदर हमारे लास्ट टॉपिक्स चल रहे हैं और ये मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ समेटिव टॉपिक्स को उसमें सारे में कवर कर रहा हूँ और फॉर्मेटिव टॉपिक्स जो है ना वो बाद में इसको मैं डील करूँगा, क्योंकि अभी चूँकि न्यू अमेंडमेंट के मुताबिक हम समेटिव को ज़्यादा जल्दी से कवर करेंगे ताकि सिलेबस जो है वो जल्दी जल्दी कवर हो जाए। तो सबसे पहला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर को या वाटर की पिकुलियर नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि वाटर की सरफेस टेंशन हाई होती है। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे इसकी सरफेस टेंशन हाई है, तो उसमें वाटर की सरफेस टेंशन सबसे हाई है इसके मेथनॉल से, एथेनॉल से, बेंजीन से, इथेन से और कार्बन टेट्राक्लोराइड से। अब वाटर की एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी सारों से यानी मेथनॉल से, अब मेथनॉल और एथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ जो है ना वो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेटवर्क स्ट्रॉन्गर नहीं है। और उसके बाद बेंजीन में देखें तो बेंजीन में स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्स है और वैन डर वाल्स फोर्स में डायपोल फोर्स भी शामिल होती है और इसमें जो दूसरी फोर्स है लंडन डिस्पर्शन फोर्स वो भी शामिल होती है। तो ये भी जो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला जाए तो मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने से हमारे पास जो है ना वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी बढ़ती हैं। तो यहाँ पे बेंजीन जो है वो चूँकि थोड़ा सा पोलर कैरेक्टर रखता है, इतना ज़्यादा नहीं, तो हमारे पास ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस और प्लस इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस जो है ना इसमें पाई जाती हैं। हेक्सेन में भी वैन डर वाल्स फोर्स है और कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी वैन डर वाल्स फोर्स है। तो इन सारों में यानी कि जो बेंजीन है उसका बहुत अप्रिशिएबल जो है वो सरफेस टेंशन है। तो उसके बाद अगर हम आगे आ जाएं तो लो वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, यानी वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम सिचुएशन के अंदर जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको वेपर प्रेशर करते हैं। तो वेपर प्रेशर जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्गर होंगी तो वेपर्स कम बनेंगे, जब वेपर्स कम बनेंगे तो हमारे पास वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो ये लिक्विड का जो लिक्विड वाटर है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। तो उसके बाद हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, किसी भी मॉलिक्यूल के जब वेपर्स बनते हैं तो वेपर्स जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल पहले लिक्विड फेज में होता है, तो लिक्विड फेज से वो अपने साथ वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साथ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसको तोड़ के जाता है और उसको तोड़ने के लिए उसको हीट एनर्जी चाहिए होती है। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन उसी हीट का नाम है जो कि हीट उसको चाहिए उस मॉलिक्यूल को अपने साथ वाले मॉलिक्यूल्स के साथ जो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करने के लिए हीट चाहिए, वह हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ेगा जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होगी। अगर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से जुड़े हों तो उनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है वो भी ज़्यादा लगेगी। फिर इसके बाद इसी वजह से हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है, यानी कि हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस है कि जैसे ही फेज चेंज होगा यानी कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस में जाएगी या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में आएगी, तो इस वक्त उसमें क्या चेंजेस होंगी, एनर्जी का क्या चेंज होगा। तो आपको पता है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस हमेशा एनर्जी चेंज के साथ होती है। इसमें एनर्जी चेंज भी होता है, ठीक है, एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज हम हीट एनर्जी के चेंज को कहते हैं। हीट एनर्जी कहीं पे एब्जॉर्ब हुई है, कहीं पे इवॉल्व हुई है। ये दोनों चेंजेस जो है ना वो हीट चेंजेस होते हैं और हीट चेंजेस एनर्जी चेंजेस होते हैं। और केमिकल चेंज जितना भी है यानी बॉन्ड का ब्रेक होना, बॉन्ड का मेक होना, इस दौरान में एनर्जी का सारा वो है एनर्जी रिलीज होती है, बाद में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद फिजिकल चेंजेस में भी एनर्जी जो है ना उसका बड़ा रोल है। एनर्जी के ऐड होने या रिमूव होने से फिजिकल चेंजेस रुनुमा होते हैं। उसके बाद चेंज इन एनर्जी, ठीक है, और एट कांस्टेंट प्रेशर जो चेंज इन एनर्जी है एट कांस्टेंट प्रेशर इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड एंथैल्पी, इज कॉल्ड एंथैल्पी। हम इसको एंथैल्पी कहते हैं और हम एंथैल्पी को वो भी कहते हैं हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, हीट कंटेंट, या सिर्फ ये एंथैल्पी चेंज होगा। ये जो हमारे पास
चेंज इन एनर्जी होगा, ये एंथैल्पी चेंज होगा, जिसको हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। एंथैल्पी किसी भी सिस्टम के हीट को कहते हैं, कोई भी सिस्टम है उसमें जो जितनी हीट होती है उसको एंथैल्पी कहते हैं। हम एग्जैक्ट एंथैल्पी किसी भी सिस्टम की मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल को नहीं स्टडी किया जाता और उस मॉलिक्यूल में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है इसको नहीं स्टडी किया जा सकता। हाँ, हम एक सिस्टम में कितनी हीट ऐड की हमने, कितनी रिमूव हुई है, इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं, और ये चीज़ हीट चेंजेस या एंथैल्पी चेंज कहलाता है। इस एंथैल्पी चेंज को हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट किलो जूल पर मोल होता है। यही एंथैल्पी चेंज हमारे पास, इसकी अगर वैल्यू एंथैल्पी चेंज की जो वैल्यू है ये प्लस में हो तो इसका मतलब है प्रोसेस जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एंडो है, ठीक हो गया, एंडोथर्मिक है। और अगर डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो माइनस हो तो इसका मतलब होता है ये हीट रिमूव कर रहा है या हीट रिलीज कर रहा है। तो हीट रिलीज करने को हम क्या कहते हैं, एक्सो या एक्सोथर्मिक क्लियर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं मेल्टिंग को, फ्यूजन इज कॉल्ड मेल्टिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ की जो मेल्टिंग आप करते हो, कोई सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, इसको फ्यूजन कहते हैं। तो जब हमारे पास कोई भी चीज़ 1 मोल है, ठीक है, द मेल्टिंग ऑफ 1 मोल solid into liquid is called molar heat of fusion, या into liquid at, इसमें लिख लें at standard conditions, is called molar heat of fusion, यानी जितनी हीट हम देते हैं किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को और उसको मेल्ट करते हैं, उसी की मेल्टिंग हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारे पास हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। अच्छा, इसका ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम इसका रिवर्स सोचें कि हम किसी भी चीज़ को लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस जो है ये क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस कहलाएगा फ्रीजिंग। तो उसमें मोलर हीट ऑफ फ्रीजिंग हो जाएगा, और मोलर हीट ऑफ फ्रीजिंग जो होता है वो यही वैल्यू होगी, ठीक हो गया, लेकिन माइनस की वैल्यू के साथ 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर, सॉरी मैं एवोगैड्रो नंबर पे निकल गया, -6.02 और यही किलो जूल पर मोल, यही हीट अमाउंट होगी, और यही हीट लगेगी इस लिक्विड को, 1 मोल लिक्विड को 1 मोल सॉलिड में बदलने के लिए, यानी 1 मोल आइस में बदलने के लिए हमारे पास यही हीट अमाउंट होगी, और यही हीट अमाउंट जो है वो इवॉल्व होगी या रिलीज होगी जब हम फ्रीजिंग करेंगे। तो फॉरवर्ड में प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक, और रिवर्स में प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक। यानी रिवर्स में ये एक्सो है, और फॉरवर्ड में क्या है, एंडो है। फॉरवर्ड में ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। अच्छा, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसी लिक्विड को जो है ना हम जब वेपर्स में चेंज करते हैं, गैस फेज में चेंज करते हैं, द changing of 1 mole liquid into gas phase is called molar heat of fusion, molar heat of वेपोराइजेशन। ये मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगा, वेपोराइजेशन। अच्छा, आप जो है ना वो अब लिक्विड में होगा और उस मॉलिक्यूल को हीट करेंगे, लिक्विड मॉलिक्यूल्स को हीट करेंगे, उन सारे मॉलिक्यूल्स को फेस चेंज करेंगे, गैस में लेके जाएंगे यानी वेपर्स बनाएंगे। दो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, किसी भी लिक्विड को वेपर्स में चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगती है उसको मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। अच्छा, ये फॉरवर्ड में ये हमारे पास क्या है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी किसी भी लिक्विड को
गैस में चेंज करना, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी फॉरवर्ड में ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। ठीक हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, अगर ये रिवर्स में हम सोचें, रिवर्स में क्या होगा, गैस को हम लिक्विड में चेंज करें तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, इसको हम कंडेंसेशन कहेंगे। और ये जो कंडेंसेशन है तो इसमें जो हीट लगेगी वो डेल्टा एच सी यानी कंडेंसेशन। ठीक हो गया, और यही वैल्यू होगी लेकिन माइनस के टर्म के साथ, -40.7 किलो जूल पर मोल। यही हीट एनर्जी रिलीज होगी जब ये प्रोसेस रिवर्स में जाएगा। तो रिवर्स में ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक यानी गैस से जब लिक्विड में जाएगा तो यही एनर्जी होगी और यही एनर्जी रिवर्स में चली जाएगी। और फॉरवर्ड में क्या है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, यानी आप लिक्विड को गैस वेपर्स में चेंज कर रहे हैं तो उस दौरान में हीट एब्जॉर्ब होगी, और जब रिवर्स में आएंगे तो एनर्जी जो है वो क्या होगी, रिलीज होगी। तो हम इस तरीके से, यानी इसका हम अगर एक इक्वेशन बनाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो आइस है, इस आइस से हम जाते हैं जी वाटर में, फिर वाटर से हम किस में जाते हैं, वाटर वेपर में, वाटर वेपर में हम जाते हैं। तो इस साइड पे जाना, ठीक हो गया, आइस से वाटर, वाटर से वाटर वेपर में जाना, ये एंडो है। ठीक हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। और अगर हम रिवर्स में आते हैं तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये इसी तरीके से, अब इसमें क्या होता है, आइस में पार्टिकल्स फिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। जब हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को हीट करके बढ़ाते हैं तो वो थोड़े बहुत मूव करने लगते हैं वाटर के अंदर। फिर मूव करने के बाद अगर हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को और बढ़ाते हैं, यानी गैस फेज में ले जाते हैं उसको, तो वो वाटर वेपर्स होते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी आपकी बुक में जो है ना वो समेटिव टॉपिक का हिस्सा है। ठीक हो गया। तो हमारे पास हर एक कोई भी सॉलिड होता है जो क्रिस्टलाइन होता है, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक ख़ास शेप होती है। जैसे NaCl की शेप होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक शेप होती है। इसी तरीके से हमारे पास जो MgCl2 होता है, इसकी होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। जब ये प्योर फॉर्म में होंगे तो इनकी यही शेप होंगी। सल्फर की दो शेप्स हो सकती हैं, ऑर्थोरोम्बिक होती है, ऑर्थोरोम्बिक, और एक शक्ल इसकी होती है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। अब ये दोनों हमारे पास इसकी हो सकती हैं, शेप्स हो सकती हैं। तो इसी तरीके से हर एक क्रिस्टल की ना एक ख़ास शेप होगी और वो उसी शेप में होगा, उसके अलावा उसकी कोई शेप नहीं होगी। हाँ, इम्प्योरिटीज़ उसकी कोई और शेप बना सकती है, लेकिन प्योर फॉर्म में उसकी एक अपनी अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, और उसी पार्टिकल उसी तरीके से अरेंज होता है। फिर उसके बाद अगले पॉइंट पे आए तो मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट में क्या करते हैं हम, कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है तो वो तो फिक्स पोजीशन पे होता है, तो जब हम उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं ये वाइब्रेट करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड वाइब्रेट करने लगते हैं। जब इनकी वाइब्रेशंस किस में बदल जाती हैं, जब ये लिक्विड स्टेट में जाते हैं ना, तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, इनकी जो वाइब्रेशंस होती है ना पार्टिकल्स की, वो वाइब्रेशंस प्रॉपर मोशन में बदल जाती हैं, यानी वो प्रॉपर मूव करने लगते हैं, अपने मीन पोजीशन को छोड़ देते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स लीव देयर मीन पोजीशन, लीव देयर मीन पोजीशन एंड स्टार्ट टू मूव, एंड स्टार्ट टू मूव, वो मूव करने लगते हैं। इस सिचुएशन पर, इस वक्त जब ये काम होगा तो इस वक्त आपने इसका टेम्परेचर नोट करना है, और वही टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, ये मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्लियर। अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन जो अमार्फस होते हैं ना, अमार्फस में पहले वो सॉफ्टन होते हैं, थोड़े से नरम पड़ते हैं, नरम पड़ने के बाद फिर वो मेल्ट होते हैं। ये नरम नहीं पड़ते, ये एग्जैक्ट जो इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा उसी पे जाके ये मेल्ट होंगे, और पहले इनके दरम्यान में वाइब्रेशंस चलती रहेंगी,
वाइब्रेट करेंगे, और इनके पार्टिकल्स वाइब्रेट करने के बाद जो प्रॉपर अगर मूव करने लग जाए तो फिर वो उस टाइम पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वही टाइम इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी उस टाइम टेम्परेचर नोट कर लें तो वो मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्लीवेज प्लेन क्या होता है? क्लीवेज प्लेन को हम कह सकते हैं किसी भी क्रिस्टल का या क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो चट्टान होती है उसके टूटने का जो स्टाइल होता है, टूटने का स्टाइल, ठीक हो गया, या टूटने का पैटर्न जो होता है, जो उसमें दरार पड़ती है, ठीक है, दरार, ठीक हो गया, दरार जो पड़ती है उसके अंदर, वो जो दरार होती है वही हमारे पास क्लीवेज होता है। तो हर एक जो हमारे पास क्रिस्टल होती है उस क्रिस्टल का एक ख़ास शेप होता है, उसके अंदर पार्टिकल्स एक ख़ास शेप में जुड़े होते हैं। तो कुछ क्रिस्टल सीधी टूटती हैं, कुछ जिगजैग मैनर में टूटती हैं, कुछ बिल्कुल इरेगुलर मैनर में टूटती हैं, ठीक हो गया। तो वो उसकी पार्टिकुलर अरेंजमेंट और शेप के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी शेप कैसी है। अगर उसकी शेप है इरेगुलर मैनर तो उसकी दरार भी इरेगुलर मैनर में पड़ेगी, और अगर जिसकी जो शेप है वो बिल्कुल मतलब कि ज्योमेट्रिकल शेप है तो जब हम उसमें प्रेशर लगाएंगे, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल सीधा सीधा टूटेगा। जैसे क्यूबिक क्रिस्टल होता है ना इसका, NaCl का, ये बिल्कुल सीधा सीधा टूटता है, ठीक हो गया। बाकी जिसमें हेक्सागोनल शेप होती है या मोनोक्लिनिक शेप होती है या कोई और शेप होती है तो उसमें जिगजैग मैनर में जो चीज़ है या क्रिस्टल है या वो जो पत्थर है वो उसी जिगजैग मैनर में टूटता है। तो ये इसकी क्लीवेज प्लेन्स होती हैं। अच्छा, ये अनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, अनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है? जब भी हम किसी क्रिस्टल को या किसी भी सॉलिड है उसको हम चेंज करें, ठीक हो गया, उसकी डायरेक्शन चेंज करें तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए। जैसे इधर से वो एक स्टाइल में टूटे यानी सीधा टूटता है, दूसरी तरफ से वो दरार यानी कि ऐसे तिरछी दरार देता है, ठीक हो गया, जिगजैग मैनर में। एक तरफ से वो जिगजैग मैनर में टूट रहा है, एक तरफ से सीधा टूट रहा है, तो ये एनाइसोट्रोपिक होगा, क्योंकि जैसे ही हमने उसकी डायरेक्शन चेंज की तो उसकी प्रॉपर्टी जो टूटने की है वो चेंज हो जाएगी। तो इसको हम एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी जैसे ही क्रिस्टल को थोड़ा सा मोड़ें तो मोड़ने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाएं तो वो एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टल होती है या एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं। तो क्लीवेज प्लेन भी उनमें से एक एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है, यानी इससे भी हम किसी भी क्रिस्टल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एनाइसोट्रोपिक है या नहीं है। उसके बाद हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या होता है? हैबिट ऑफ क्रिस्टल ये होती है, हैबिट आदत को कहते हैं, ठीक हो गया। एक क्रिस्टल प्योर फॉर्म में जैसी उसकी क्रिस्टल होती है वो उसी जब हम उसको मेल्ट कर लेते हैं या उसका एक्वस सोल्यूशन बना लेते हैं, ठीक हो गया, सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन, उसको दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे या उसकी क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो वो वही क्रिस्टल बनाएंगे जिसमें वो पहले थी, ठीक हो गया, जो उसकी आमतौर पर उसकी अरेंजमेंट की आदत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास NaCl होता है, सैचुरेटेड NaCl है, ठीक है, या सैचुरेटेड सोल्यूशन है किसी भी क्रिस्टल का, उसको जब हम क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे, ठीक हो गया, कूल डाउन, जब उसको कूल डाउन करेंगे स्लोली तो उसमें क्रिस्टल्स ग्रो करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन होगी। तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन है और जो क्रिस्टल वो बनाएगी इसको हम कहते हैं ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल या हैबिट ऑफ क्रिस्टल कह देते हैं, ठीक हो गया। ग्रोथ या हैबिट ये एक ही बात होती है। अब ये जो भी क्रिस्टल होती है उसकी खास प्रॉपर्टी देखो, वो किसी फॉर्म में ग्रो करती है, उसकी जो क्रिस्टल्स जैसे नेचुरली वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में, जिस क्रिस्टलाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो वो उसी में ही ग्रो करेगी। अब क्या होता है कि बाज़ दफ़ा ना हमारे पास NaCl है, अब जब ये प्योर होता है, ठीक है, प्योर होता है तो इसकी क्रिस्टलाइजेशन जब हम करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, तो इसकी क्रिस्टलाइजेशन से हमारे पास जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो क्यूबिक होते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल बनता है। लेकिन यही जब इम्प्योर होता है यानी इसमें 10% जो है वो यूरिया हो जाए, ठीक है, यूरिया भी एक सॉल्ट है जो कि इसमें अगर ये 10% इसमें इम्प्योरिटी आ जाए तो इसकी जब क्रिस्टलाइजेशन करें तो ये क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद हमारे पास कौन सी क्रिस्टल देती है, ये क्यूबिक नहीं देती, ऑक्टाहीड्रल देती है, ऑक्टाहीड्रल, इसकी ऑक्टाहीड्रल क्रिस्टल होती है। अब जब इसकी ऑक्टाहीड्रल क्रिस्टल होती है हमें इससे अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी ग्रोथ जो है ना वो नेचुरल ग्रोथ किस में थी, क्यूबिक क्रिस्टल में थी।
अब इसके अंदर इम्प्योरिटी है तो हम इससे इम्प्योरिटीज़ का भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। जो कोई चीज़ अपनी प्योर फॉर्म में जिस क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहती है तो हम उससे अगर वो किसी और क्रिस्टलाइन शेप में जा रही है तो इसका मतलब है उसमें इम्प्योरिटी का भी अंदाज़ा लग जाता है। तो किसी भी खालिस जो क्रिस्टल होती है उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसका एक अपना शेप होता है और वो उसी शेप में ग्रो करती है। तो अगर वो शेप में ग्रो नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है। तो ये हमारे पास इस चैप्टर का इख्तिताम हो गया। जो हमारे पास एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में इतने कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं लिखे हुए, आप वो सारे जितनी मेरी यूट्यूब वीडियोज़ हैं उस यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर आप उस चीज़ से हेल्प ले सकते हैं और सारी स्टेटमेंट्स तकरीबन मैंने लिखी हुई हैं। बाकी आप चैट जीपीटी से भी मदद ले सकते हैं कि वही स्टेटमेंट सेम चैट जीपीटी पे रखें तो आप शॉर्टली उसका लिखें कि शॉर्टली आंसर करें तो वो आंसर भी आपको कर देगी। तो जितना मेरा ये इस चैप्टर का जितना कंटेंट था वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जो भी है तो उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखें। जो भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।